जब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ हमला करा था, तो उन बॉम्ब्स की वजह से जापान की हालत ये हो गई थी। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे और नागासाकी में 80,000 लोग मारे गए थे और एक ही हफ्ते बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ था। लेकिन जो तबाही जापान में अमेरिका के उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से हुई थी, वैसी तबाही ना ही कभी किसी ने पहले देखी थी और ना ही ये इमेजिन करा था कि सिर्फ 2 बॉम्ब्स ये सब कुछ कर सकते हैं। अब क्योंकि उस टाइम न्यूक्लियर वेपन सिर्फ अमेरिका के पास थे, इसलिए जो बैलेंस ऑफ पावर था वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुका था और कोई भी देश अमेरिका के अगेंस्ट जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज की दुनिया में ये बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज अमेरिका के अलावा इन सभी देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसका मतलब ये है कि अगर इन देशों के बीच कोई ज्यादा ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस दोनों तरफ से होंगे। और सिर्फ 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या कर सकते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड खतरों के बारे में, आर्म रेस और ट्रीटीज के बारे में, न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस कितने हैं इसके बारे में, और साथ में जानेंगे कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स ने जियोपॉलिटिक्स पर असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्म रेस के बारे में, यानी हथियारों की दौड़ के बारे में। 1906 के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 से 8 साल पहले ब्रिटेन ने एडवांस नेवी बैटलशिप्स को लॉन्च करा था, जिनको HMS ड्रेडनट कहा जाता था। ये वाले बैटलशिप्स पहले वाले बैटलशिप्स के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस थे, इनकी ज्यादा स्पीड थी और ये ज्यादा दूर तक फायर कर सकते थे। अब ब्रिटेन वालों को देखकर जर्मन वालों ने भी सेम पावर वाले बैटलशिप्स को लॉन्च कर दिया और फिर जर्मन वालों को देखकर ब्रिटेन वालों ने और भी ज्यादा बैटलशिप्स लॉन्च कर दिए और ये सब कुछ काफी टाइम तक ऐसे चलता रहा और फाइनली ब्रिटेन ने सुपर ड्रेडनट्स को लॉन्च करा था। तो बेसिकली जो ये एक्शन रिएक्शन प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे को देखकर बार बार अपनी मिलिट्री पावर को एक दूसरे से ज्यादा इंक्रीज करना, इसे कहते हैं आर्म रेस। और ऐसी आर्म रेस अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भी देखने को मिली थी और मोस्ट रिसेंटली ऐसी ही आर्म रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी देखने को मिली थी। ये टॉपिक न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में है, इसलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो क्या होगा, ताकि आप इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझ सकें। जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट होना शुरू होंगे तो उनमें से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाइट, शॉक वेव और हीट रिलीज होगी और उस वजह से लाखों लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे, हजारों बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी और उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से रेडियो एक्टिव डस्ट हवा में फैल जाएगी और जब वो रेडियो एक्टिव डस्ट दोबारा से किसी जगह पर जाकर गिरेगी तो वहाँ के रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक बीमारियां लग जाएंगी। अब ये बात हुई सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब की, लेकिन अगर 2-3 देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उन न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाला पोल्यूशन पूरी धरती के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और अगले 2-3 साल तक धरती पर सूरज की लाइट भी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, फसलें बर्बाद होने लगेंगी, ग्रेन प्रोडक्शन कम होने लगेगी और जो लोग न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से नहीं मरे होंगे वो लोग स्टारवेशन की वजह से मरेंगे। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में, जिनको P5 भी कहा जाता है। इस साल की स्टार्टिंग में P5 के मेंबर्स के बीच ये डिस्कशन हुई थी कि अगर हमारे बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसमें कोई भी जीत नहीं पाएगा, कोई भी देश नहीं जीत पाएगा। वो कैसे, वो आप इस वीडियो के एंड तक जान जाओगे। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हमारे बीच कभी जंग हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करा जाए और इन 5 देशों ने इस प्रॉमिस पर साइन करा था, लेकिन ऐसे प्रॉमिस पहले भी बहुत बार करे जा चुके हैं। 1968 में जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन्होंने उन देशों के साथ, यानी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, उनके साथ एक डील करी थी कि अगर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ देंगे या फिर अपना जो स्टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको कम कर देंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कोल्ड वॉर के दौरान 1967 में अमेरिका लगभग 31,225 न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर चुका था और सोवियत यूनियन 40,159। लेकिन इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के पीछे भी कुछ रीजंस थे। पहला था आर्म रेस और दूसरा था वेपन डिलीवरी सिस्टम की एक्यूरेसी का कम होना। कोल्ड वॉर के दौरान जो वेपन डिलीवरी सिस्टम्स लगाए हुए थे वो उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे जितने कि आज है और इसी वजह से उन्होंने इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को
डेवलप करा हुआ था कि अगर एक दो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे टारगेट से मिस हो भी जाए तो हम और बॉम्ब्स को गिरा सके। और हाँ, इससे ज्यादा आर्म रेस एक मेन फैक्टर था। 1968 में न्यूक्लियर वेपन्स को फैलने से रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी करी गई। इस ट्रीटी के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना शुरू कर दिया और बहुत सारे बाकी देश जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स को बीच में ही बंद करना पड़ा, या तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन के इस प्रॉमिस की वजह से कि तुम अपने इन प्रोजेक्ट्स को बंद करो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी कभी भी फ्यूचर में तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तो जो देश सोवियत यूनियन में से निकले थे यानी बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन, इन सभी देशों को न्यूक्लियर वेपन्स विरासत में मिले थे। और आज जिस यूक्रेन को रशिया धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यूक्रेन कभी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन होल्डर हुआ करता था। लेकिन 1994 में अमेरिका, रशिया और यूके ने यूक्रेन को ये गारंटी दी कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ेगी या फिर तुम पर हमला होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए 1994 में यूक्रेन ने ज्यादातर अपने वेपन्स को रशिया को दे दिया और बहुत सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब साउथ अफ्रीका भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर चुका था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वेपन्स को छोड़ दिया। 1960 में अर्जेंटीना और ब्राजील ने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की कोशिश करी, लेकिन 1990 में इन दोनों देशों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन कर दिया और अपनी प्रोग्राम्स को बंद कर दिया। 1970 में साउथ कोरिया और ताइवान, ये दोनों देश भी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर काम कर रहे थे, लेकिन साउथ कोरिया ने 1974 में एनपीटी पर साइन कर दिया और अपने प्रोग्राम्स को रोक दिया, और ताइवान पर अमेरिका ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डालकर उनके प्रोग्राम्स को बंद करवा दिया। उधर मिडिल ईस्ट में इराक, लीबिया, सीरिया, इन सब देशों के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गल्फ वॉर के बाद फोर्सफुली बंद करवा दिया गया और लीबिया ने 2003 में अपने प्रोग्राम को बंद कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर लोगों के बीच बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आर्गुमेंट्स करे जाते हैं और ज्यादातर यही कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाकर इंसान अपनी तबाही की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स के आने के बाद दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल देश हैं, उनके बीच वॉर कॉन्फ्लिक्ट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हुए हैं, ना कि बढ़े हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका कारण है बैलेंस ऑफ पावर। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई देश या फिर कोई एम्पायर बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो बाकी देशों को लूटना शुरू कर देता है, जैसे कि हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने करा था। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को न्यूक्लियर वेपन वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो जब न्यूक्लियर वेपन सिर्फ अमेरिका के पास थे तो कोई भी देश उनका सामना नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया में अमेरिका अमेरिका हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे अमेरिका का जो कॉम्पिटिटिव एज था वो कम होता चला गया। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स को हम सिर्फ एक नजर से नहीं देख सकते कि ये सिर्फ तबाही करेंगे। इससे ज्यादा आज न्यूक्लियर वेपन अलग अलग देशों के बीच पावर को बैलेंस करने वाला टूल बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर श्रीलंका जैसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं तो वो अमेरिका को टेंशन में डाल सकता है या फिर अमेरिका के द्वारा अपने ऊपर होने वाले हमले को रोक सकता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करा तो हमारे पास भी थोड़े से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम तुम्हारे ऊपर वो गिरा देंगे। या फिर श्रीलंका ये भी बोल सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसलिए अमेरिका की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो उसके दुश्मन देश हैं या फिर जो देश उसको कंपटीशन दे सकते हैं, उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स कभी ना लगें। और हम इंडिया वालों के साथ भी अमेरिका ने कुछ ऐसे ही करा था। जिस टाइम हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम अमेरिका ने हमारे ऊपर नजर बनाई हुई थी कि कहीं इंडिया वाले न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट ना कर लें। और जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें अमेरिका ने सिर्फ उन देशों पर हमला करा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, जैसे कि इन्वेजन ऑफ इराक, सीरिया एंड लीबिया। इसलिए यहाँ पर इस बात की सेंस बनती है कि हर कोई देश कोशिश करेगा कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे देश पर हमला कर सके, बल्कि इसलिए कि वो अपने ऊपर होने वाले हमले को रोक सके। किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास होना। जब 9/11 को अल-कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करा था, तो क्या उससे पहले कभी किसने सोचा था कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
अमेरिका जैसे देश पर ऐसा हमला कर सकती है? नहीं। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि ऐसे खतरनाक वेपन गलती से भी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ना लग जाएं, क्योंकि उनको किसी देश का कोई डर नहीं है। उनके लिए ये प्रॉमिस, ट्रीटीज, बॉर्डर्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी देकर उसको उसका डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर कर सकती है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सिर्फ इन 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इन सभी न्यूक्लियर वेपन्स में से ज्यादातर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उन न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा पावरफुल है जिनको जापान में गिराया गया था। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ वॉर के दौरान ही ब्लास्ट होंगे। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स ब्लास्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल खराबी आ जाना, एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो जाना, या फिर जो वार्निंग सिस्टम लगाए गए होते हैं कि अगर कोई देश आपके देश पर हमला करेगा या फिर मिसाइल लॉन्च करेगा तो आपको पहले ही वार्निंग सिग्नल मिल जाएंगे। अब अगर उस वार्निंग सिस्टम में खराबी आ जाए तो आप रिटेलिएशन के लिए दूसरे देश पर हमला कर दोगे और बिना बात के जंग शुरू हो जाएगी। बाय द वे, ये वार्निंग सिस्टम में खराबी आ जाना ये सच में पहले हो चुका है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर वॉर के होने की तो चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में उस देश का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा जो देश इस वॉर को शुरू करेगा। डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और कल्चर शिफ्ट, इनकी वजह से जैसी खतरनाक लड़ाइयां पहले इतिहास में हो चुकी हैं उनके मुकाबले आज दुनिया में काफी ज्यादा शांति है। और किसी देश की पावर सिर्फ उसके वेपन्स पर ही नहीं बल्कि वहाँ की बाकी फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए हर देश एक दूसरे पर काफी ज्यादा डिपेंड है। किसी को खाना चाहिए, किसी को ऑयल चाहिए, है ना, किसी को वेपन्स चाहिए। आज दुनिया काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी है और इस वजह से भी न्यूक्लियर वॉर के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं। इसके अलावा सभी देशों का न्यूक्लियर वेपन्स पर अच्छे से कंट्रोल बनाए रखना और उनके साथ जितनी भी जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं उन पर अच्छे से क्लोज अटेंशन देना, ताकि कभी भी वार्निंग सिस्टम में कोई एरर ना आए और एक्सीडेंटल वॉर को होने से रोका जा सके। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज या फिर प्रोमिसेस करे गए हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हथियारों की दौड़ ना ही कभी रुकी थी और ना ही ये कभी रुकेगी। जो प्रॉमिस इन 5 देशों ने 2022 की स्टार्टिंग में करा था कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज वॉर में कभी भी नहीं करा जाना चाहिए, उसको लेकर बैटरीज फिन, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करने के लिए इंटरनेशनल कैंपेन चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो बात ये 5 देश करते हैं और एक्चुअल में जो ये देश करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये देश बस अच्छी बातें करना जानते हैं, लेकिन खुद ये देश वो करते हैं जो कि इनकी ही स्टेटमेंट्स के ऑपोजिट होता है। जैसे कि 2018 में अमेरिका ने कहा कि हमारे पास जितना भी न्यूक्लियर आर्सनल है उसको मॉडर्नाइज करो। इसके अलावा उन्होंने न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूजर मिसाइल्स के बारे में भी बात करी थी। अब अगर बात करें रशिया की, तो रशिया ऐसे व्हीकल्स बना रहा है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सके, जैसे कि समर्थ ICBM। इसके अलावा वो वेपन डिलीवरी सिस्टम के अलग अलग तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ को पुतिन ने 2018 में स्पीच देते हुए वीडियोस और एनिमेशन के जरिए दिखाया था। रिसेंटली अमेरिका ने चाइना को लेकर ये कंसर्न शो करे कि चाइना अपने न्यूक्लियर स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है। चाइना और भी ज्यादा रोड मोबाइल ICBMs, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है ताकि वो बाय एयर भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सके। 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने भी ये कहा कि वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को 225 से इंक्रीज करके 260 करेगा। हालांकि लोग अक्सर बातें करते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, लेकिन जितने भी मेजर पावरफुल देश हैं वो सभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को बाकी देशों से ज्यादा पावरफुल दिखा सके और सब पर अपना डर बनाए रखें। और वैसे भी ग्लोबल कंपटीशन हर देश को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा से पुश करता रहा है और ये आगे भी पुश करता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।